क्या गवर्नर के आदेश के खिलाफ विजय जा सकते हैं कोर्ट? क्या विजय के पास किसी भी तरह के लीगल एक्शन लेने का कोई भी विकल्प है? दोस्तों, तमिलनाडु में जो इस वक्त हुआ है वो अजीब है। अजीब इसीलिए कि हमारे देश की राजनीति में ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी या फिर सबसे बड़ा गठबंधन होता है उसको गवर्नर खुद सरकार बनाने का निमंत्रण देता है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी पार्टी टीवीके थी वो जब गवर्नर के पास गई तो गवर्नर ने खुद ही कह दिया कि आपके पास तो नंबर ही नहीं है, पहले पूरे नंबर लेकर आइए तब आपका शपथ ग्रहण करवाएंगे। तब जबकि सब जानते हैं कि पूर्व में ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स हैं जब बिना नंबर के सरकार के शपथ ग्रहण को करवा दिया गया, बाद में फ्लोर में या तो सरकार गिर गई या बच गई। लेकिन जब से ये सब कुछ किया गया है दोस्तों, तब से विपक्ष के निशाने पर गवर्नर आ गए हैं। और जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कहे पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ का ये पूरा का पूरा फैसला विजय को 2 बार लौटाना और उनसे कहना कि पहले पूरे नंबर्स लेकर आइए, कानूनी तौर पर कैसे टिकेगा? अब सोशल मीडिया में जो पत्रकार है तमिलनाडु की राजनीति पर नजर रखते हैं, इस तरह की चर्चाएं चला रहे हैं, इस तरह के दावे कर रहे हैं कि टीवीके यानी कि विजय की पार्टी अब संभावनाएं तलाश रही है इस बात पर कि क्यों ना इस पूरे मामले में लीगली जितने भी ऑप्शंस है उसको खंगाला जाए। कानूनी तौर पर भी इस मामले को चैलेंज दे सकती है विजय की पार्टी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पहली पार्टी नहीं होगी, इससे पूर्व में भी ऐसा किया जा चुका है। लेकिन जो गवर्नर कर रहे हैं इसको लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल ने एक बात कही है दोस्तों। मुकुल रोहतगी न केवल भारत के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक है, बल्कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 साल तक के लिए अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल आप समझ लीजिए इतना बड़ा पद होता है जो सरकार को लीगल सलाह देता है। सोचिए, सरकार का कानूनी रूप से सलाहकार, कितना बड़ा पद हुआ। अटॉर्नी जनरल रह चुके मुकुल रोहतगी से इस मामले में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि जो गवर्नर कर रहे हैं क्या वो ठीक है, ऐसा करने का उनको अधिकार है? तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। विजय के पास कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है। ये साफ है कि संविधान कहता है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को बुलाए, जैसे कि इस मामले में विजय की पार्टी है। उनके पास बस 10 सीटें ही बहुमत के आंकड़े से कम है। उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए। सरकार का लिटमस टेस्ट विधानसभा में होता है, ना कि लोक भवन में। 20 साल में मैंने ऐसे 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। एक झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश जो कि 2020 का मामला था, और तीसरा 2018 येदियुरप्पा का मामला। लेकिन यहाँ तो कोई लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो मामला क्लियर है। विजय के पास सबसे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस के 5 और विधायक हैं। उन्हें बुलाने में दिक्कत क्या है? जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और राज्यपाल को उनमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। राज्यपाल सदन के प्रतिनिधि नहीं है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के पास कानूनी भतेरी जानकारी होती है और उस जानकारी के साथ वो कह रहे हैं कि ऐसे 3 मामले तो मैंने खुद रिप्रेजेंट किए हैं कोर्ट में, और पूर्व में भी ऐसे मामले हो चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ विजय के पास 5 और कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है, और जो उनके पास बहुमत का आंकड़ा वो लैग कर रहे हैं, ऐसा नहीं 25-30 सीटों से लैग कर रहे हैं, 7-6 मैक्सिमम 6-7 सीटों पर। तो ऐसी क्या आफत है? शपथ ग्रहण करवा दीजिए, उसके बाद वो बहुमत का जो भी लिटमस टेस्ट है विधानसभा में, फ्लोर टेस्ट में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद जाहिर तौर पर विजय के खेमे से तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। कांग्रेस जो कि अब उनको समर्थन दे चुकी है, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। तो ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ने बकायदा अब गवर्नर के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी जो विजय को सपोर्ट कर चुकी है, अब उसकी तमिलनाडु इकाई कल पूरा दिन गवर्नर के इस फैसले पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। लेकिन ऐसे दोस्तों भतेरे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ऐसा हुआ है, और ऐसे खुद बीजेपी के साथ भी हुआ है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके बावजूद उसके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उसके जो नेता हैं उनको सीएम बनाया गया, शपथ करवाई गई। जैसे एक तो मैं ही आपको बता चुकी हूँ, आपको याद होगा दोस्तों 2019 में अचानक से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से बात की। अजित पवार इधर आ गए, डिप्टी सीएम अजित पवार बन गए, फडणवीस का शपथ ग्रहण हो गया, कोश्यारी ने कराया। हालांकि बाद में वो पूरा आंकड़ा नहीं जुटा पाए, वो सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उनके पास भी नहीं था, फिर भी शपथ ग्रहण हो गया। एक और है दोस्तों 2018 में कर्नाटक का मामला। येदियुरप्पा दोस्तों उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके पास 104 सीटें थी, बहुमत का आंकड़ा था 113। कांग्रेस ने 18 सीटें
हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस को सपोर्ट कर दिया जिसके पास 37 सीटें थी। लेकिन फिर भी उस वक्त के गवर्नर ने येदियुरप्पा, जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके पास बहुमत भी नहीं था, उनको बुलाया सरकार गठन के लिए। हालांकि दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल एक और है, गोवा, जिसमें तब भी गवर्नर पर सवाल खड़े हुए थे। तब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई थी मोदी जी की, 2017 में क्या हुआ था, गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 17 सीटें उसके पास थी। मनोहर पर्रिकर उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री थे और मनोहर पर्रिकर मतलब बीजेपी को मिले थे 13 सीटें। ये एक्सपेक्टेड था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसको सरकार गठन का न्योता मिलेगा, लेकिन सबको हैरान करते हुए उस वक्त के गवर्नर ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को बुला लिया, मतलब बीजेपी को बुला लिया। दोस्तों ऐसा ही मणिपुर में हुआ था, ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सरकार गठन के लिए पूरे नंबर्स नहीं है पार्टियों के पास, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद थोड़ा वक्त मिल जाता है, जैसे 1 हफ्ते का वक्त मिल जाता है। उसके बाद पार्टियों से कहा जाता है कि आप भाई शपथ ग्रहण के लिए वक्त जुटा लीजिए। तो अब लोग सोशल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई गवर्नर को पता है सबसे बड़ी पार्टी विजय की पार्टी है, तो फिर ऐसा करके क्या होगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा करके एक मौका AIADMK को देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके कांग्रेस से पीछा छुड़ा ले टीवी के, विजय कांग्रेस से पीछा छुड़ा ले और AIADMK और टीवी के सरकार बना ले। ऐसा करके बीजेपी 2 काम कर लेगी, एक कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक लेगी, दूसरा इनडायरेक्टली वो ऐसी पार्टी को सत्ता में ले आएगी जो उसके करीबी है। AIADMK और बीजेपी का इस वक्त गठबंधन है तमिलनाडु में, और इस समय AIADMK के जो रेबल्स हैं, जो चाहते हैं कि टीवी के साथ हाथ मिला लिया जाए, वो पुंडुचेरी के रिजॉर्ट में भेज भी दिए जा चुके हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हो रही हैं, लेकिन अगर विजय अभी लीगल एक्शन ले लेते हैं और इस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब होगा दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूं, आज 7 तारीख है, 9 तारीख आखिरी तारीख है। 9 तारीख के बाद जो विधानसभा है वो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तमिलनाडु में। तो विजय के पास आज की रात है, कल का पूरा दिन है। अब विजय इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, मैं तो हैरान हूँ उन पार्टियों के लिए जो छोटी पार्टियां हैं, वो किस चीज़ का इंतजार कर रही हैं, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी घात लगाए बैठी है। दोस्तों कुछ वामपंथी दल हैं, कुछ और पार्टियां भी हैं, उनके सामने भतेरे एग्जाम्पल हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कितनी उतावली है, कैसे भी करके कांग्रेस को टीवी के साथ जाने के लिए रोकने के लिए उतावली है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जितनी छोटी पार्टियां हैं ना, जो अभी तक लेटर नहीं दे पाई है टीवी को सपोर्ट का, उनके सरकार में शामिल होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी ये पार्टियां फैसला नहीं ले पा रही हैं। ये बताता है कि बार बार बीजेपी से पटखनी खाने के बाद भी, ऑपरेशन लोटस झेलने के बाद भी, इन पार्टियों को बिल्कुल अक्ल नहीं आई है। इन पार्टियों के जो निजी स्वार्थ हैं, अपने स्वार्थ हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।